सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन ने अम्य प्रवेश का प्रथम यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ऐसी शिकायतें मत रखना, सर शब्द छोटे लिख रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा। मैं बोल बोल के बता रहा हूँ प्रत्येक शब्द। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये अपना चैप्टर था। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के बारे में अपने कल प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत, इसके बारे में कुछ पढ़ा था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आपके समझ में आया होगा। और आपको खुद को आप लेक्चर सुनते हो, उसके बाद में डिसाइड करना हो ना अपने दिमाग में गई है चीज़ें या नहीं गई हैं, यानी अपने समझ में आया है या नहीं आया है। तब आप यूँ क्या करो, ये जो चैप्टर अपन पढ़ते हैं ना, आपके पास जो भी बुक्स हैं, जो भी आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं, ऑब्जेक्टिव वाली बुक्स, मतलब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं, आप जितना अपन ने पढ़ा है वो क्वेश्चन एक बार निकाल के देखा करो। आंसर नहीं देखने हैं आपको, नहीं आए तब भी आंसर नहीं देखने हैं। कल अपन ने जितना पढ़ा उसमें जो भी क्वेश्चन आता है उसके टिक मार्क करो, हाँ उसमें से क्वेश्चन आया अपना सही हो रहा है। आज अपन पढ़ेंगे, ये 3 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आज जितना पढ़ें फिर उसको दोबारा रिवाइज करना, उन क्वेश्चनों को जो बचेंगे वो आज क्लियर हो जाएंगे पूरे। और लास्ट अपनी कल मंडे को जो 3rd क्लास होगी उसमें वो क्लास आप कंप्लीट लोगे ना, उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो ये टॉपिक है, किसी भी बुक में कहीं भी आपको क्वेश्चन मिले, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कल अपन ने प्रत्यक्ष साधन देख लिए थे, आज अपन देखेंगे प्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन, इसमें प्रथम कौन सा था? ज्वालामुखी। अब दिमाग में विचार आता होगा, ज्वालामुखी से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अपन को जानकारी कैसे प्राप्त होती है। पहले तो आप यूं समझो, ये अपनी पृथ्वी है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया है, सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे। अब यहाँ का जो क्षेत्र है ना, यहाँ का अपन इसको बोल सकते हैं ऊपरी मेंटल या ऊपरी सीमा। ये जो क्षेत्र है ना, इसका नाम है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। और दुर्बलता मंडल की जो गहराई है वो कितनी है? कुछ बुक में 100 से 200 किलोमीटर लिखा मिलेगा आपको, कुछ में 100 से 300 किलोमीटर। अपन यूं मान के चलते हैं 100 से 300 किलोमीटर तक। यहाँ ये दुर्बलता मंडल है। इसका नाम दुर्बलता मंडल क्यों पड़ा? कि यहाँ पर जो लावा है ना, जो लावा वो किस अवस्था में है? वो है प्लास्टिक। किस अवस्था में है? वो लावा प्लास्टिक अवस्था में है। द्रव्य में वो बदल सकता है, लेकिन ऊपर का जो दाब है, जो प्रेशर है, वो उतना है कि वो प्लास्टिक की भांति जमा हुआ है। जैसे ही ऊपरी परतों का, जैसे ये ऊपर की परतें ना, ये जैसे ही हटती है ना, तब ये लावा है टेम्परेचर से, टेम्परेचर वाला फैक्टर काम करता है, दबाव वाला फैक्टर खत्म हो जाता है। तब ये लावा पिघल के ज्वालामुखी के रूप में बाहर आता है। तब यहाँ की जो चट्टानें हैं वो क्रस्ट के ऊपर या धरातल के ऊपर आएंगी। जब ये चट्टानें धरातल के ऊपर आएंगी, तब इन चट्टानों का जो अध्ययन किया गया ना, उससे वैज्ञानिकों ने ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना भाई ऐसी है। लेकिन वो जैसी भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उसकी जानकारी जो ज्वालामुखी के द्वारा हमें प्राप्त हुई ना, वो कितने किलोमीटर तक हुई? लास्ट कितने? 300 किलोमीटर तक। तब ज्वालामुखी से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संपूर्ण अध्ययन अपन नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष साधन 2 ही हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। पृथ्वी की जो डेप्थ है वो कितनी है? 6371 किलोमीटर। तो भाई ये तो लास्ट अपन जानकारी प्राप्त हुई अपन को सिर्फ और सिर्फ 300 किलोमीटर की। जो ये फैक्टर है वो भी काम नहीं किया इसने भी। इससे जानकारी अपन को 300 किलोमीटर तक की ही प्राप्त हुई। अब देखो आगे भूकंप। अब आगे भूकंप। देखो ये ज्वालामुखी है, भूकंप है, दोनों चैप्टर अपन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए इनका जो उपयोग है वो अपन यहाँ देख लेंगे। अगला सेकंड कौन सा है? भूकंप। अब देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, प्रत्यक्ष साधन है, ज्वालामुखी है, भूकंप है, एक उल्कापिंड को भी अपन प्रत्यक्ष साधन में गिनते हैं।
और अप्रत्यक्ष साधन में तापमान, दबाव और घनत्व। इन शब्दों को याद रखना आप, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे साफ साफ पूछते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष साधन हैं, अप्रत्यक्ष साधन हैं, ठीक है ना, इनको याद रखना है। अब है भूकंप। भूकंप का देखो आप थोड़ा सा, देखो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है इसमें कैसी भी हलचल हो और उसका प्रभाव जो भूपटल पर जो देखने को मिले, या भूपटल पर आंतरिक शक्तियों के द्वारा भूपटल पर जो कंपन पैदा होता है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? भूकंप। सीधी सी सिंपल सी परिभाषा है, खुद ही बना लिया करो शब्दों से, कोई जरूरी नहीं बुक में जो दे रखी है वही याद करनी जरूरी हो। अब यूं मानो आप, ये पृथ्वी का केंद्र है, भूकंप पृथ्वी में कहीं भी उत्पन्न हो, यूं मानो भूकंप यहाँ उत्पन्न हुआ, सबसे पहले भूकंप यहाँ, इसको अपन क्या कहते हैं? इस बिंदु को अपन कहते हैं फोकस। क्या? फोकस, या फिर इपी सेंटर, एपिसेंटर, या फिर अभिकेंद्र, अभिकेंद्र। इतने नाम याद कर लेना, बहुत है। और अगर मेरी मानो तब तो आप फोकस और एपिसेंटर ये दो शब्द याद कर लेना कंफर्म, क्योंकि इसके नाम है वो 5-6 हैं, और एग्जामों में मतलब जो भी रीट पटवारी वगैरह इसमें सिंपल शब्द आएंगे, आपको अभिकेंद्र देखने को मिल जाएगा, फोकस देखने को मिल जाएगा। लेकिन नेट के आप या फर्स्ट ग्रेड तक के एग्जाम में अगर आप देते हो तो वहाँ सिंपल शब्द कभी नहीं मिलेगा। इतना टिपिकल शब्द घुसाएंगे हिंदी का कि अपने समझ में कभी नहीं आएगा कि वो शब्द क्या दिया उसने। तब आप एक इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना, वो ऐसी लैंग्वेज उसके शब्द निश्चित हैं। एक ही शब्द है एपिसेंटर इंग्लिश का, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, जो फोकस है ना, इसको वो मैसेज लैंग्वेज होती है ना, फोकस वैसे FOK ऐसे सीधा सीधा लिख के दे देते हैं, तब वो शब्द मिल सकता है अपन को इंग्लिश वाली लैंग्वेज में भी। तब आपको दो शब्द याद करने हैं, फोकस और एपिसेंटर। यहाँ भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है, ठीक है। अब धरातल पर मतलब सबसे पहले जहाँ भूकंप पहुँचेगा ना, वो इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर यहाँ सबसे पहले पहुँचेगा, जाएगा संपूर्ण पृथ्वी पर, चाहे अपन को महसूस हो या नहीं हो। बट भूकंप ये जो यंत्र है सिस्मोग्राफ, उस पर दुनिया में चाहे कहीं भी भूकंप आया हो, उस पर नोट जरूर होगा कि कहाँ कितनी गति का आया है, कंफर्म नोट होगा वो चीज़ें। कहीं गति कम हो सकती है, कहीं अधिक हो सकती है, लेकिन सिस्मोग्राफ पर संपूर्ण ग्लोब पर कहीं भी सिस्मोग्राफ जो यंत्र लगा हुआ है तो उसमें नोटिस होगा भूकंप, चाहे दुनिया में कहीं भी आया हो। अब जो ये तरंग है वो सबसे पहले जहाँ पहुँचेगी, इस बिंदु का नाम पूछते हैं, क्या नाम है इसका? आप एक ही याद कर लो, हाइपो। क्या? हाइपोसेंटर। क्या? हाइपोसेंटर। इसका एपिसेंटर, इसका हाइपोसेंटर। अगर हिंदी में याद करो तब अधिकेंद्र। क्या? अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र, या भूकंप केंद्र, ये इसके सिंपल से नाम है। बस थोड़ा सा इंट्रो बताया, अपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए इनका कोई उपयोग नहीं है। भूकंप अलग से अपन पढ़ेंगे ना तब। अब देखो, जो भूकंप से तरंगे जो उत्पन्न हुई, भूकंप से जो तरंगे उत्पन्न हुई संपूर्ण पृथ्वी पर जो जा रही हैं, ये तरंगे ना, इनको गति के हिसाब से डिवाइड किया गया है। किसके हिसाब से? गति के हिसाब से। कितने भागों में बांटा है? ये तरंगे हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी? P, S और L। अब ये तरंगे ना, इनका उपयोग है भूकंप में। भूकंप की जानकारी ये तरंगे बताती हैं अपन को। जो ये L तरंग है वो तो कौन सी तरंग है? वो है धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग। अब धरातलीय तरंग है मतलब ये धरातल के ऊपर चलती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में L तरंग कभी नहीं जाती, कभी प्रवेश नहीं करती। तो L तरंग का पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोई उपयोग नहीं है, कोई भी उपयोग नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी की जानकारी का एकमात्र जो साधन है वो है भूकंपीय 2 तरंगे P और S। P और S तरंगे हैं, ये अपन को पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रदान करती हैं। अब आप P और S तरंग को समझो थोड़ा सा, P और S तरंगों को। P और S तरंग है, इनकी पहले तो थोड़ी सी प्रकृति जान लो कि इनकी प्रकृति क्या है, तरल में चलती हैं, ठोस में चलती हैं। उसी हिसाब से ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी अपन को प्रदान करती हैं। देखो P तरंग और यहाँ लिख लेते हैं अपन S तरंग, ठीक है। देखो P तरंग है, इसको अपन
इसका दूसरा नाम है ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग। ठीक है, एस तरंग है उसको अपन कहते हैं प्रकाश तरंग, प्रथम बात। सेकंड बात, जो माध्यम होता है इनका, पी तरंग है वो ठोस और द्रव्य दोनों में चल सकती है। मतलब चाहे पृथ्वी कहीं लिक्विड अवस्था में है उसमें भी पी तरंग प्रवेश करेगी, कहीं नष्ट नहीं होगी, और ठोस भाग है वहाँ भी पी तरंग कहीं नष्ट नहीं होगी, चलेगी उसमें। देखो भूकंपीय तरंगों की विशेषता क्या होती है, जो ठोस ना जिसका घनत्व सर्वाधिक है वहाँ इसकी स्पीड होती है अपनी जो निश्चित स्पीड है, जो फुल स्पीड इसकी जो है उस स्पीड में चलती है। जैसे बाइक है, बाइक लास्ट स्पीड बाइक की कितनी है, 100 की स्पीड, तो वो सड़क पर का धरातल अगर उसको मिले, जो ठोस धरातल उस पर मिले, तो पूरी 100 की स्पीड से चल सकती है बाइक। लेकिन वहीं कच्चे रास्ते पर बाइक कभी भी 100 की स्पीड से नहीं चलेगी। उसकी स्पीड अगर आप एक्सीलरेटर उतना ही दबा के रखो फिर भी वो स्पीड है वो 60 के ऊपर क्रॉस नहीं करेगी। वैसे ही ठीक भूकंपीय तरंगे हैं, जिसको जैसे ही ये द्रव्य माध्यम मिलेगा तब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और जो एस तरंग है वो ठोस में तो बिल्कुल सही चलती है, लेकिन द्रव्य में ये नष्ट हो जाती है। तो एस तरंग है वो सिर्फ और सिर्फ किस में चलती है, ठोस में चलती है। अब पी तरंग की जो गति है वो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और जो एस तरंग है उसकी गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जो पी तरंग है, जो पी तरंग है वो अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य है। ठीक है, मतलब होता है अनुदैर्ध्य का ये तरंग के समानांतर, तरंग के समानांतर। और जो ये एस तरंग है वो अनुप्रस्थ, जो तरंग के समकोण, समकोण चलती है, तरंग के समकोण चलती है। ये चीजें तो आप लिख लो। मतलब पी तरंग है ध्वनि तरंग की भांति चलती है, ठोस और द्रव्य दोनों माध्यमों में चलती है, गति इसकी 8 से 14 किलोमीटर के लगभग होती है, और ये अनुदैर्ध्य या समानांतर तरंग के समानांतर चलती है। मतलब जो ये तरंग है ना वो तो ऐसे चलती है, देखो पी तरंग ऐसे, और जो ये तरंग है वो ऐसे समकोण। ठीक है, ये है ये लघु तरंग, लघु, और ये जो तरंग है वो दीर्घ तरंग, दीर्घ तरंग। मतलब कहने का मतलब ये है पी तरंग में ये राउंड होते हैं ना वो छोटे होते हैं। देखो लघु तरंग को अगर आपको समझना होना है, मतलब उसमें बल अधिक होगा, एनर्जी अधिक है उस तरंग में। आप रस्सी है, रस्सी को लंबी रस्सी को लो और उसको यूं जोर से छिटको यूं, तब रस्सी में जब प्रेशर अधिक होगा ना, बल अगर अधिक है, तब रस्सी में जो राउंड पड़ेंगे ना वो छोटे पड़ेंगे। और जैसे रस्सी की स्पीड स्लो होगी तब उसमें यूं राउंड लंबे आने लगेंगे, लंबे, तो उसको अपन दीर्घ तरंग कहते हैं। ये तो है पी तरंग, और जो ये तरंग है ना, जो ये तरंग, ये तो है एस तरंग और ये है पी तरंग। ये लघु तरंगे होती हैं, ये दीर्घ तरंगे होती हैं। इतना ठीक है। अब अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इन तरंगों को देखते हैं। एक यहाँ लिख तो लो आप, मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इसका छाया क्षेत्र बता दूंगा। जो पी तरंग है उसका छाया क्षेत्र होता है 105 डिग्री से 145 डिग्री, और जो एस तरंग है उसका छाया क्षेत्र होता है 145 डिग्री से, नहीं 105 डिग्री से, 105 डिग्री से 105 डिग्री, 105 डिग्री से 105 डिग्री। इतनी चीजें ठीक है। अब यही चीजें मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बताऊंगा कंप्लीट। ये पी और एस तरंगे है ना, इनको बॉडी तरंग भी कहते हैं, बॉडी वेज या बॉडी तरंग, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर चलती हैं, तब इसको अपन बॉडी तरंग कहते हैं। मिटा दूं? वैसे वीडियो आप तो ऑनलाइन देख रहे हो ना, एक बार पॉज कर लेना और आराम से लिख लेना।
ये बुक्स में अगर आप पढ़ोगे ना तो जो चीज़ें मैंने एक सारणी में 2 लाइनों में बताई हैं उसका आपको 1-1, 2-2 पेज मिलेंगे और वो पढ़ने में आलस आता है। अब देखो आप देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, स्वेस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको एक बार। इसको स्वेस ने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। ऊपर का स्वेस ने 50 किलोमीटर, ऊपर का 50 किलोमीटर है वो अवसाद की परत मानी। किसकी? अवसाद की। जो ये वाला पार्ट है ना, ये किसकी है परतें? अवसाद की। अवसाद की। मार्कर की स्याही खत्म हो गई। हाँ अब देखो आगे, ये ऊपर का कितना किलोमीटर है? 50 किलोमीटर। किसकी परत है? अवसाद की। उसके बाद में 3 भागों में बांटा इस परत को। पहली कौन सी? सियाल। दूसरी कौन सी? सीमा। और तीसरी कौन सी? निफे। ये भी अपन स्पेस के वर्गीकरण में पढ़ लेंगे, बट अब भूकंपीय तरंग अपन पढ़ेंगे ना तब थोड़ा सा इसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इनका जो क्षेत्र बताया ना तो उन्होंने ऐसे बताया कि ऊपर की अवसाद की परत है 50 किलोमीटर, उसके बाद में 50 से लेकर 300 किलोमीटर कौन सी परत है? सियाल। और उसके बाद में 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक सीमा। और जो निफे है वो है 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर। ठीक है। अब जो 2900 से जो यहाँ तक का पार्ट है ना वो है 5150। इसको अपन बोलते हैं बाह्य निफे या बाह्य कोर। तो 2900 से 5150 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में। इसका अपन को पता कैसे लगा? वो किससे लगा? भूकंपीय तरंगों से। मैंने आपको क्या बताया था, जो P और S तरंग का जो छाया क्षेत्र है वो अब यहाँ पता लगेगा अपन को वो छाया क्षेत्र क्यों है। अब समझो आप इसको ऐसे, जैसे भूकंप की तरंगें यहाँ से उत्पन्न हुई हैं, भूकंप की तरंगें यहाँ से उत्पन्न हुई और ये संपूर्ण पृथ्वी में चलेंगी। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ P और S दोनों तरंगें चल रही हैं। P और S। अपन पहले P तरंग को देखते हैं। P तरंग में की प्रकृति आपको मैंने क्या बताई थी, ये तरंग ठोस और द्रव दोनों में चलती है, कहीं नष्ट नहीं होती। अब समझना आप इसको, जो पृथ्वी का जो ये भाग था यहां तरंग आराम से चल पा रही है। अब इसकी गति में परिवर्तन होता है, कहाँ होता है? जो ये प्लास्टिक अवस्था का जो दुर्बलता मंडल है ना, वहां इसकी गति में परिवर्तन होता है और उस क्षेत्र को अपन निम्न गति क्षेत्र कहते हैं। तब भी अपन को वो पता लगा कि वहां पर जो पृथ्वी है वो द्रव अवस्था में तो नहीं है, प्लास्टिक अवस्था में है। रीजन क्या है? वहां इस तरंग की भी उपस्थिति देखने को मिली। इस कारण बस क्या है कि स्पीड यहाँ पर इस तरंग की स्लो होती है। उसके बाद में P तरंग यहाँ तक बिल्कुल सही पहुँच जाती है। कहाँ तक? 105 डिग्री तक। 105 डिग्री तक। ठीक है। उसके बाद में देखो, जो पृथ्वी की बाह्य जो कोर है वो ध्रुव अवस्था में है ना, तब जैसे ही P तरंग ने द्रव्य में प्रवेश किया तब उसमें अपवर्तन हुआ। क्यों? इसको आप कुछ ऐसे समझो, जैसे बाइक है अपने पास और अपन किसी सड़क मार्ग से गुजर रहे हैं, चल रहे हैं आराम से,
बाइक की स्पीड 60 की स्पीड से अपन बाइक को चला रहे हैं, वो बिल्कुल आराम से सीधी चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही माध्यम का परिवर्तन होगा, सड़क मार्ग था, आगे कच्चा रास्ता अपन को मिला सड़क मार्ग के बाद में, और उसके जस्ट बाद में फिर से सड़क मार्ग है। यूँ देखना, जैसे ही बाइक ने कच्चे रास्ते में प्रवेश किया तब वो यूँ थोड़ा आड़ी तिरछी होकर चलेगी। रीजन क्या है? माध्यम का परिवर्तन हुआ है, उसकी गति में परिवर्तन हो गया, तब वो आड़ी तिरछी चलती हुई वापस जैसे ही उसको ठोस धरातल मिलेगा उस पर वापस वो सीधी निकल जाएगी। ये पी तरंग को बताया मैंने, पी तरंग की भांति। पी तरंग अपने लोकल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, बाइक की भांति चल रही है, समझना सिर्फ इस चीज़ को। कोई वैसा कोई एग्जाम में मत कर देना भाई ये तो बाइक की भांति चलती है पी तरंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम्पल समझो आप, सिर्फ जैसे बाइक जैसे चलती है ना उसको दिमाग में रखो, हाँ वैसे ही पी तरंग चल रही है, ठोस में वो सही चल रही है, और जैसे ही द्रव्य वाला माध्यम आया वहाँ पर उसमें परिवर्तन होगा, गति में परिवर्तन होगा। इस कारण अब जैसे इसको जो द्रव्य का जो माध्यम मिला तो उसमें भाई अपवर्तन हुआ और गति में परिवर्तन हो गया, और ये यूँ आड़े तिरछी यूँ हुई। जैसे इसको ठोस माध्यम मिला वापस ये तरंग एकदम से सीधी हो गई, ठीक है, वापस द्रव्य माध्यम मिलेगा तब यूँ आड़ी तिरछी होगी और लास्ट में ऐसे सीधी निकल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इस साइड अपवर्तन होकर तरंग यहाँ निकलती है वापस, तब वो यहाँ 145 डिग्री और यहाँ 145 डिग्री, तो पी तरंग ना वो यहाँ तो पहुँच रही है 145 से 145 के मध्य में, तो लेकिन जो ये वाला क्षेत्र है ना 105 से 145 डिग्री का, ये क्या है? पी तरंग का छाया क्षेत्र। ये क्या है? पी तरंग का छाया क्षेत्र। यहाँ पी तरंग ना 105 से 145 के मध्य में कभी भी उपस्थित नहीं होगी। इस कारण हमें पता लगता है कि पृथ्वी का जो बाह्य कोर है वो किस अवस्था में है? लिक्विड अवस्था में। ये तो है पी तरंग। अब यहां समझो आप, अब एस तरंग को समझो। एस तरंग है वो यहां ठोस माध्यम में बिल्कुल आसानी से चल पा रही है, ठीक है। ये कितने किलोमीटर? यहां पर 105 डिग्री, 105 डिग्री। अब यहां तक देखो तो ठोस माध्यम जहां है ना वहां तक तो पी तरंग आसानी से पहुंच रही है, कोई समस्या नहीं है। जैसे ही पृथ्वी का जो ध्रुव भाग है बाह्य कोर, यहाँ पर पी तरंग पहुँचती है, एस तरंग पहुँचती है, यहाँ पर पहुँचती है, ये नष्ट हो जाती है यहाँ पर आते ही। जैसे ही ध्रुव मार्ग में प्रवेश करेगी ये तरंग यहाँ पर नष्ट हो जाएगी। तब 105 डिग्री से 105 डिग्री से 105 डिग्री तक, 105 डिग्री से 105 डिग्री तक एस तरंग है वो अनुपस्थित रहती है, अनुपस्थित रहती है। एस तरंग का छाया क्षेत्र कितना है? 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री तक। ये आपको याद रखना। इसका रीजन क्या है? जो पृथ्वी का बाह्य कोर है वो द्रव अवस्था में है। अब देखो अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूं। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्योंकि एस तरंग का छाया क्षेत्र तो सभी याद करते हैं, जो भी रट्टे मार के जाते हैं, एस तरंग का छाया क्षेत्र 105 डिग्री से लेकर 105 तक रट्टे मार के जाते हैं सब। अब क्वेश्चन यूं आ जाए कि भूकंपीय तरंग एस का छाया क्षेत्र या भूकंपीय तरंग एस है वो 105 डिग्री से 105 डिग्री के मध्य में अनुपस्थित होती है। रीजन वहाँ अनुपस्थित क्यों होती है? इसका आंसर, तो उसका आंसर आपका क्या होगा? पृथ्वी का जो बाह्य कोर है वो द्रव अवस्था में है और एस तरंग है वो द्रव में नष्ट हो जाती है, ठीक है। सिंपल सा आंसर है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखो आपके लिए मैं क्वेश्चन बनाऊं, इसी के 3 क्वेश्चन बनाऊं। देखना, पहला क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र है, छाया क्षेत्र है। अब उसने ना तो पी का नाम दिया और ना ही एस का नाम दिया, और सीधा ही पूछ लिया भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र है। तब आप क्या बताओगे? आपके पास तो आंसर कितने हैं? 2 हैं। एस तरंग का छाया क्षेत्र 105 से 105 है, पी तरंग का छाया क्षेत्र कितना है? 105 से 145। आपको आंसर क्या करना है यहाँ पर? 105 डिग्री से 145 डिग्री।
ये इसका क्या है, छाया क्षेत्र। किसका, भूकंपीय तरंगों का। रीजन क्या है, जो ये क्षेत्र है 105 से 105 का, यहाँ ना तो पी तरंग पहुंचती और ना ही एस तरंग पहुंचती, तो भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कितना हुआ, 105 से 145। अब सीधा पूछ ले, पी तरंग का छाया क्षेत्र है, क्या होगा, 105 से 145। अब यूं पूछ ले, एस तरंग का छाया क्षेत्र कितना है, 105 डिग्री से 105 के मध्य। तो इस प्रकार भूकंपीय तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक तो ठीक था। अब इसके बाद भी वैज्ञानिकों ने भूकंपीय तरंगों के बारे में और रिसर्च किया, तब और चीज़ें निकल कर आई। क्या, दो तरंगें और हैं, कौन सी, ये तो पी स्टार, एक एस स्टार और एक पी जी और एस जी। ये दो तरंगें और हैं, पी स्टार और पी जी या एस स्टार और एस जी। अब देखो, जहाँ भी आपको ये मिल जाए ना, जैसे पी शब्द मिल गए, नवान से आगे स्टार मिले चाहे जी मिले, आप एक बात तो कंफर्म कर लिया करो, पी जहाँ भी मिल गए मतलब पी तरंग है, तो पी तरंग की जो प्रकृति ना वो वैसी रहेगी, पी तरंग की प्रकृति वो की वो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब चाहे पी जी हो चाहे पी स्टार हो, ये ठोस और तरल दोनों में उपस्थित रहेगी, दोनों में चलेगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। होता क्या है, पृथ्वी को अपन तीन भागों में बांटा, आंतरिक भाग है, मध्यम भाग है और एक बाहरी भाग है, तीन भाग हैं। अब इसमें जो पी तरंग है ना, वो अपन को देखने को मिलती है आंतरिक भाग में। मतलब पी तरंग है ना, उसकी गति सर्वाधिक होती है, पी तरंग की गति होती है वो सर्वाधिक होती है, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तब ये अपन को देखने को मिलती है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक है। दूसरी है पी स्टार, इसकी गति इससे कम होती है, 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तब ये ना, ये मध्यम भाग में, पृथ्वी के मध्यम भाग में इसकी उपस्थिति देखने को मिलती है। लास्ट है पीजी, ये तरंग है इसकी 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसकी गति देखने को मिलती है और ये चलती है पृथ्वी का जो बाह्य भाग है ना, बाह्य भाग का मतलब है सियाल परत में। सियाल परत की गहराई कितनी है, 50 से 300 तक, तो इस क्षेत्र में ये तरंगें देखने को मिलती है। वैसे ही ये एस तरंग है, सबसे अधिक स्पीड किसकी होती है, एस की, उसके बाद में एस स्टार की, उसके बाद में एस जी की। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अपन किलोमीटर के हिसाब में उलझ कर अपन यूं मानने लग जाते हैं सबसे अधिक गति पी तरंग की है, उसके बाद में एस तरंग की है, उसके बाद में पी स्टार की है, उसके बाद में एस स्टार की है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर क्रम कभी भी एग्जामिनर कभी भी पूछ ले तो आपको क्या बताना है, ध्यान रखना इन चीज को, बुक्स में भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। तो ये होंगी पी तरंग, उसके बाद में पी स्टार, उसके बाद में पी जी, ये 6 प्रकार की हैं टोटल। पी जी, उसके बाद एस, उसके बाद में एस स्टार और उसके बाद में एस जी, ये इनका क्रम है, याद रखना इस चीज को। और जो एल तरंग है वो क्या है, धरातलीय तरंग है। एल तरंग है वो धरातलीय तरंग है। अपन को जो मनुष्य को जो जान माल की जो हानि होती है ना, वो कौन सी तरंग से होती है, वो एल तरंग से होती है। एल तरंग की स्पीड तो सबसे कम है, सबसे स्लो है, लेकिन ये भूगर्भिक तरंग ना होकर भूप्रपट्टी के ऊपर चलती है, तब इससे जान माल की हानि सर्वाधिक कौन सी तरंग से होती है, वो होती है एल तरंग से। यहां तक अपन ने समझ लिया। अब कल अपन देखेंगे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो भूकंपीय तरंगों के द्वारा, स्वेस के अनुसार, डेली के अनुसार, होम्स के अनुसार और अभिनव मत के अनुसार, ये अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना की ये पढ़ेंगे अपन कल वैज्ञानिकों के अनुसार। आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद।